अपने शैतानी स्वरूप पर अग्निवेश अब उस भालू पर भारी पड़ने लगा था। इधर वो अशरीरी आकृति भी रचित के फंदे से बाहर निकलने ही वाली थी। स्थिति को हाथ से निकलता देख रचित ने जल्दी से अपने बैग से एक शंख निकाला। उसे अपनी जेब में पड़े छोटी बोतल के सफेद पानी से धोया और कुछ मंत्र उच्चारण करते हुए पूरी शक्ति से उसे बजा दिया। शंख की पवित्र ध्वनि पूरे वातावरण में गूंज उठी। अपने शैतानी स्वरूप में अग्निवेश और रचित के फंदे में फंसी वो आकृति दोनों ही उसकी तेज आवाज को बर्दाश्त नहीं कर सके। जहां अग्निवेश अपने कानों पर हाथ धरकर घुटनों के बल आ गया था, वहीं वो आकृति जमीन पर इधर उधर झटकते हुए जलने लगी थी। रचित की आंखों में जीत की चमक दिखाई देने लगी। शंख को बजाते हुए वो आकृति के पास पहुंचा और अपने दूसरे हाथ से चावल, हल्दी और आटे के मिश्रण से आकृति के चारों ओर एक घेरा बनाने लगा। फिर शंख को बजाना रोककर रचित ने देवताओं का आह्वान किया। शंख में ही पवित्र पंचामृत को भरकर उस आकृति पर छिड़का और एक बार फिर पूरी शक्ति से शंख को बजा दिया। इस बार रचित के कपड़े में कैद आकृति से नारंगी धुआं निकलने लगा। उसके चारों तरफ बने पवित्र घेरे के बीच की जमीन जैसी चमकने लगी थी और वो आकृति को अपनी रोशनी के आगोश में लेने लगी। फिर धीरे धीरे रोशनी की इंटेंसिटी बढ़ने लगी और अचानक रोशनी का तेज धमाका हुआ। वहां खड़े सभी लोग कुछ पल के लिए अंधे से हो गए और जब उनकी आंखें देखने के काबिल हुई, उस घेरे के अंदर कुछ भी नहीं बचा था। उस आकृति का अंत हो चुका था। अब वो लड़की और रचित अग्निवेश की तरफ मुड़े। शंख की आवाज और रोशनी के धमाके से अग्निवेश कमजोर हो चुका था। भालू उस पर लगातार हमले किए जा रहा था। उसे समझ में आ गया कि पलड़ा उसके हाथों से निकल चुका है। वो परछाई में बदल के जमीन पर तेजी से रेंगता हुआ जंगलों की तरफ भाग निकला। अब रचित का ध्यान उस लबादाधारी लड़की की ओर गया। मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ और मुझसे लड़ने या मेरे बारे में जानने से ज्यादा जरूरी है कि तुम राजकुमारी अवंतिका को संभालो, उस लड़की ने कहा और भालू तथा दोनों बच्चे नुमा सहयोगियों के साथ वो पहाड़ों के बीच गुम हो गई। रचित कुछ देर खड़ा उसको वहां से जाता देखता रहा। फिर उसका ध्यान माया की तरफ गया। उसने मुड़कर उस तरफ देखा जहां माया का शरीर पड़ा था, लेकिन वहां अब कुछ भी नहीं था। जमीन पर खून के कुछ धब्बे जरूर पड़े थे, लेकिन माया वहां से जा चुकी थी। अब वो अवंतिका की तरफ बढ़ा। वो अवंतिका से बचपन में 2-3 बार मिला था, लेकिन युवावस्था में इससे पहले उनकी मुलाकात कभी नहीं हुई थी। हालांकि वो फोटो में उसे देख चुका था और उसे पहचानता था। अवंतिका का शरीर अभी भी नग्न अवस्था में जमीन पर पड़ा था। रचित का ध्यान उसकी कनपट्टी पर बने निशान पर गया। उसने अपने बैग से हल्दी और आटा निकाला और उससे अवंतिका के चारों ओर धार्मिक षटकोण बनाया। फिर पवित्र गंगाजल को उसके कनपट्टी के निशान पर डाला और हाथ जोड़कर मंत्र उच्चारण करने लगा। थोड़ी ही देर में वो निशान गंगाजल के साथ भाप बनकर उड़ गया और अवंतिका के शरीर में भी हरकत होने लगी। रचित ने तेजी से एक तरफ पड़े अवंतिका के कपड़ों को उसके शरीर पर डाल दिया। अवंतिका को जल्दी ही होश आ गया। अपने आप को इस अवस्था में और रचित को सामने खड़ा देखकर वो घबरा गई। डरो नहीं, मैं तुम्हारे पापा के लिए काम करता हूँ, तुम्हारा सीक्रेट बॉडीगार्ड हूँ। रचित ने अवंतिका को नॉर्मल करने के उद्देश्य से झूठ बोला। अपने शरीर को अपने कपड़ों से छुपाते हुए अवंतिका उसकी बात पर यकीन करने न करने की जद्दोजहद में फंसी हुई थी। रचित ने उसकी परेशानी को समझते हुए उसकी तरफ पीठ कर ली। अवंतिका जल्दी से अपने कपड़े पहनने लगी। साथ ही वो इधर उधर भी देख रही थी। उसके चारों तरफ षटकोण बना हुआ था तथा थोड़ी ही दूरी पर एक घेरे के अंदर कुछ जलने के निशान थे। वहीं दूसरी तरफ जमीन पर खून के धब्बे पड़े हुए थे। उसको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। लास्ट थिंग जो उसे याद थी वो ये कि माया और वो पानी में अतरंगी पलों में थे कि अचानक वो होश खो बैठी। यहाँ पर क्या हुआ और माया कहाँ है? अवंतिका ने सवाल किया। मैंने आपको आपकी सहेली के साथ इस तरफ आते देखा। मुझे खतरे का आभास हुआ। जब मैं यहाँ आया तो आप बिना कपड़ों के पड़ी थी और आपके आसपास आपकी सहेली माया और शैतानी साई घूम रहे थे। इससे पहले वो आपको नुकसान पहुंचाते, एक साधु बाबा आए जिन्होंने आपके चारों तरफ एक सुरक्षा घेरा बनाया और फिर उन सभी शैतानी शक्तियों को भगा दिया। आपकी सहेली माया भी उन शक्तियों की साथी थी और वो भी साधु बाबा से डरकर भाग गई। रचित को पता था कि अवंतिका होश में आकर उससे
हजारों सवाल करेगी और शायद इस स्थिति में वो उसे कुछ भी समझा नहीं पाएगा। इसीलिए उसने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई। हालांकि अवंतिका को इन सब बातों पर अभी भी यकीन नहीं हो रहा था। वैसे अगर आपको इन सब पर यकीन नहीं आ रहा है तो आप अपने पापा से इस बारे में पूछ सकती हैं। उसके मन में पैदा हो रहे डाउट को भांपकर रचित ने उससे कहा। फिर वो अवंतिका के साथ वापस कैंप की तरफ चल पड़ा। कैंप के पास उसके फ्रेंड्स उसका इंतजार कर रहे थे। रचित को उसके साथ देखकर सभी हैरान रह गए। रचित ने उन सबको बताया कि अवंतिका के किडनैपिंग का प्रयास हुआ था और माया भी उन्हीं के साथ ही थी, जो इतने दिनों से अवंतिका की रेकी कर रही थी। उन सभी का मूड खराब हो चला था। उन्होंने खाना खाया, सामान समेटा और हवेली की तरफ वापस चल पड़े। रचित उनको उनकी गाड़ी तक छोड़ने आया। फिर उसने अवंतिका और उसके बाकी साथियों को बाय किया। उनकी गाड़ियों के आंखों से ओझल हो जाने के बाद रचित भी वापस चला गया। हवेली वापस पहुंचकर अवंतिका ने अपने फ्रेंड्स से कैंपिंग के दौरान हुई दुर्घटना के बारे में किसी से कुछ भी बताने को मना किया। उसे पता था कि अगर उसके पापा राजा पृथ्वीराज को इस सब के बारे में पता चला तो वो फालतू में पैनिक कर जाएंगे। उसके फ्रेंड वापस अपने अपने कमरों में चले गए। इधर अवंतिका को नौकरों से पता चला कि उसके पापा कहीं बाहर गए हुए थे। फिर वो वहीं हॉल में रुक के रचित के बारे में सोचने लगी। उसे इस बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था कि उसके पापा ने उसके पीछे सीक्रेट बॉडीगार्ड छोड़ रखे हैं। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि इतना हैंडसम और डैशिंग मैन किसी का बॉडीगार्ड भी हो सकता है। गोरा रंग रूप, हट्टा कट्टा शरीर, गहरे सुनहरे बाल और हल्की भूरी सोई सोई सी आंखें। उसे देखकर उसकी नस्ल का अंदाजा लगाना मुश्किल था कि वो एशियन है या यूरोपियन। उसे रचित बॉडीगार्ड कम और किसी फिल्म का हीरो ज्यादा लग रहा था। फिर उसे अपने आप पर गुस्सा आने लगा। उसने उससे उसका नाम तो पूछा ही नहीं था। झुंझलाते हुए वो अपने कमरे की ओर चल पड़ी। वैसे रचित का अवंतिका को बचाने पहुंच जाना एक संयोग ही कहा जा सकता था। वो उनकी कैंपिंग लोकेशन से थोड़ी दूरी पर अपनी मोटरसाइकिल से निकल रहा था कि उसे ऊपर पहाड़ियों पर दो साए दिखाई दिए। क्यूरियोसिटी के चलते वो उन दोनों सायों की तरफ चल पड़ा था। फिर जब वो वहां पहुंचा तो अवंतिका जमीन पर पड़ी थी और वो लबादाधारी लड़की उन शैतानों से टक्कर लिए हुए थी। वो अग्निवेश को अपने इंसानी रूप में नहीं देख पाया था और ना ही माया और उसके बीच हुई बातचीत को सुन सका था। बाइक चलाते हुए रचित के दिमाग में वो स्ट्रेंज लड़की ही नाच रही थी। वो इंडियन ही थी। उसके बबली चेहरे पर दुनिया भर की मासूमियत छाई हुई थी। चेहरे से उसकी उम्र का पता लगाना मुश्किल था, लेकिन फिर भी वो 19-20 साल से ज्यादा की नहीं लग रही थी। लेकिन एक बात तय थी कि वो उन शैतानों के साथ नहीं थी, बल्कि उस जैसी ही कोई पैरानॉर्मल हंटर थी। कैंपिंग से वापस आकर ऋतु, अंजलि और जूही थकान के कारण सो गई थी, लेकिन अनुज, अंकित और राज भयानक बोर हो रहे थे। फिर उन्हें बल्ले का ध्यान आया और राज ने उसे फोन किया। बल्ले कैथीड्रल से मस्ती करके कस्बे में बस पहुंचा ही था। राज ने उसे बताया कि वो सब बोर हो रहे हैं, तो बल्ले ने उन्हें नीचे सेंट्रल पार्क के पास ही आ जाने को कहा। फिर राज, अंकित और अनुज गाड़ी लेके सेंट्रल पार्क के लिए निकल दिए। सेंट्रल पार्क से चर्च की तरफ वाले हिस्से पर ही उनकी मुलाकात बल्ले से हो गई। अरे यार, तू यहाँ मजे कर रहा है और वहां हम साले सब हवेली पर बोर हो रहे थे, अंकित ने बल्ले से कहा। क्यों है? तुम लोग तो कैंपिंग गए थे ना, जल्दी कैसे वापस आ गए? बल्ले ने सवाल किया। कुछ नहीं यार, कैंपिंग भी बोरिंग ही थी, इसलिए हम सब जल्दी वापस आ गए, राज ने बात को गोल करते हुए कहा। उसे अवंतिका की किसी को कुछ न बताने वाली बात का ध्यान था। वैसे तू कहाँ घूम रहा है? चेहरे की दमक देखकर तो ऐसा लग रहा है जैसे जन्नत घूम के लौट रहा हो, अनुज ने चुटकी लेते हुए कहा। ओए, जन्नत ही घूम रहा हूँ दोस्तों, और अगर तुम चाहो तो तुम्हें भी ले चलता हूँ। शराब और शबाब की हसीनियों में तुम लोग जन्नत भी भूल जाओगे और मेरी तरह ही बल्ले बल्ले करते फिरोगे। बल्ले ने कांटा फेंका और उन तीनों ने उसका फेंका कांटा निगल भी लिया और उसके साथ जाने के लिए तैयार भी हो गए। फिर बल्ले ने हवेली की गाड़ी को वापस भेज दिया। साथ ही उसने ड्राइवर से मैसेज भी भिजवा दिया कि आज उन्हें आने में देर हो सकती है, हो सकता है वो सुबह ही आए। फिर बल्ले ने उन्हें न्यू लाइट से मिली गाड़ी में बिठाया और कैथीड्रल की ओर चल दिया।
रचित जब झील के पास बने आशीष के टेम्पररी ऑफिस पहुंचा तो आशीष और सौम्या बाहर ही अपनी स्पेशल एसयूवी के पास मिल गए। वो दोनों किसी ड्रोन की टेस्टिंग कर रहे थे। क्या चल रहा है? अपनी मोटरसाइकिल कोर्ट के पास रोकते हुए रचित ने पूछा। सर्विलेंस के लिए ये स्पेशल ड्रोन मंगवाया था, उसी की टेस्टिंग कर रहे हैं। ड्रोन के कंट्रोल को सौम्या को सौंपते हुए आशीष ने कहा। रचित ड्रोन की तरफ ध्यान से देखने लगा। ये एक अत्याधुनिक ड्रोन था जिसमें कई कैमरे लगे थे। क्या स्पेसिफिकेशन है इसकी? रचित ने पूछा। इसमें नॉर्मल कैमरा तो है ही, साथ में इंफ्रारेड और अल्ट्रावायलेट कैमरा भी है। बाकी कस्बे में कैमरे लग चुके हैं। कुछ और कैमरे हम जंगल पार के कस्बे में और जंगल से होकर जाने वाली सड़क की निगरानी के लिए लगवाने जा रहे हैं। कल तक हो जाएगा। एक तरफ कैमरे का काम कर रहे कुछ टेक्नीशियंस की ओर इशारा करते हुए आशीष ने कहा। चलो अच्छा है, लेकिन घने जंगलों के सर्विलांस के बारे में क्या सोचा है? रचित ने आशीष से पूछा। घने जंगलों की लाइव निगरानी कर पाना थोड़ा मुश्किल काम है। इन दोनों या दूसरे वायरलेस कैमरा की रेंज काफी कम होती है, तो अगर हमें किसी प्रसिद्ध जगह की निगरानी करनी है तो कैमरे के आसपास ही उसके कंट्रोलर व रिसीवर को रखना होगा। तो फिर यही ठीक है। मैं तुमसे कहूंगा कि तुम पूरी तरह से अपनी कमर कस लो और अपनी इस घोस्ट बस्टर एसयूवी को भी फुली लोडेड कर लो। मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और फिर रचित आशीष को धीरे धीरे कुछ बताने लगा। सारी बात सुनकर आशीष ने हामी में सिर हिलाया। रचित सौम्या के पास गया और उससे कुछ कहा। जवाब में सौम्या ने एसयूवी के स्टोरेज से कोई छोटा सा डिवाइस निकालकर रचित को लाकर दे दिया। उस डिवाइस को लेकर रचित वापस चला गया। उधर बल्ले राज, अंकित और अनुज को लेकर जब कैथेड्रल पहुंचा तो आसमान पर गहरे बादल छाने लगे थे, जिस कारण शाम होने के बावजूद अंधेरा होने लगा था। बल्ले उन तीनों को एक तरफ रोक के मौसिलिया के ऑफिस की ओर बढ़ा। फिर थोड़ी देर में वो वापस आ गया और उनको कैथेड्रल के पिछले हिस्से की तरफ लेके चल दिया। उन्हें लेकर वो एक शानदार नक्काशी किए हुए दरवाजे के पास पहुंचा। वहां कुछ नन हाथ में वाइन के ग्लास में कोई गहरे लाल रंग का ड्रिंक लिए खड़ी थी। ओए लो फ्रेंड्स, इस दरवाजे के पार ही जन्नत है, लेकिन जन्नत में जाने से पहले एक जाम तो हो ही जाए। कहते हुए बल्ले ने बारी बारी से उन तीनों के हाथों में वाइन का ग्लास पकड़ा दिया। हाथों में ग्लास को पकड़े वो तीनों एक दूसरे को देख रहे थे। उनके हाथों में जो गहरे लाल रंग का ड्रिंक था वो साधारण वाइन से कुछ ज्यादा ही गाढ़ा था और उसमें से अजीब सी अनप्लेजेंट स्मेल आ रही थी। उनके दिल के किसी कोने में अभी भी कुछ डाउट बाकी था। चीयर्स ओए, बल्ले ने कहा और फिर एक ही सांस में अपना ड्रिंक खाली कर दिया। बल्ले को पहले अपना ड्रिंक खत्म करता देख उन तीनों के मन में थोड़ा सा डाउट कम हुआ और उन तीनों ने भी अपने अपने ग्लास को खाली कर दिया। उस ड्रिंक का टेस्ट साधारण वाइन से काफी तेज था। ड्रिंक को पी लेने के बाद अब उन्हें उससे आती हुई स्मेल इतनी भी बुरी नहीं लग रही थी। उनके दिमाग ने उस ड्रिंक ने धीरे धीरे असर करना शुरू कर दिया था। उनकी यह हालत देख बल्ले ने मुस्कुराते हुए दरवाजे को अंदर की तरफ खोल दिया। ये एक बड़ा 40 बाय 50 का हॉल था, जिसकी जमीन पर धुएं के बादल थे जो करीब आधे से 1 फुट तक ही मंडरा रहे थे। हॉल के हर तरफ की दीवार पर एक एक दरवाजे थे और महंगी शीशे जड़ी खिड़कियां थीं, जिनसे रोशनी छन के अंदर आ रही थी। हॉल में कई आलीशान पलंग व काउच पड़े थे। बल्ले ने बाहर से दरवाजे को बंद कर दिया और वो तीनों चौंक गए। तभी हॉल में बहुत धीमी आवाज में म्यूजिक बजने लगा और उसके अंदर के दरवाजे खुलने लगे और फिर उन तीनों की आंखें फटी की फटी रह गई। उन दरवाजों से लगभग पारदर्शी नाइटी पहने करीब दर्जनों लड़कियां भीतर आ रही थीं। उनमें सभी नस्ल की लड़कियां थीं, बंगाली से लेकर पंजाबी, चाइनीज से लेकर यूरोपियन, लैटिन अमेरिकन से लेकर रशियन, अफ्रीकन से लेकर रेड इंडियन तक। उन सभी ने उन तीनों को घेर लिया और धीरे धीरे उन्हें अपने साथ हॉल के बीचों बीच लेकर चली गईं, जहां एक बहुत ही विशाल पलंग पड़ा हुआ था। ऐसा सीन उन तीनों ने एडल्ट मूवी से अलग सोचा भी नहीं था। उन्हें एक बार को तो इस हकीकत पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। अरे यार राज, आज क्या तू भी वही देख रहा है जो मैं देख रहा हूँ, या मुझे उस वाइन से नशा चढ़ गया है? अनुज जो आंखें फाड़कर उन लड़कियों को देख रहा था, राज से बोला। राज, जिसे खुद भरोसा नहीं हो रहा था,
वो क्या ही बोलता। फिर उसने हाथ बढ़ाकर एक लैटिन लड़की को छुआ। उसके हाथों को उस लड़की के गर्म जिस्म का एहसास हुआ और उसके रोंगटे खड़े हो गए। फिर उन लड़कियों ने ग्रुप बनाकर उन तीनों को बांट लिया और उन्हें इस तरह घेर लिया जैसे गुड़ को मक्खियां। पूरा हॉल धीमे संगीत, उन लड़कियों के जिस्म से आती कामुक महक